चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। सब लोग जुड़ गए हैं। ठीक है, सब लोग टाइम पर जुड़ने का प्रयास करें। जितना टाइम से जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग पढ़ पाइएगा। आज संडे का दिन था तो आज हम लोग का जो था वो टेस्ट का सॉल्यूशन का दिन था। लेकिन एक्चुअली अभी तक कोई फुल लेंथ टेस्ट हमने लिया नहीं है, क्योंकि अभी तो आपका स्टार्ट ही हुआ है और जब सिलेबस आ जाएगा तो आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको संडे के संडे करवाऊंगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जहां से निश्चित तौर पे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। वो सब टॉपिक मैं पहले कवर करूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि बीपीएससी कहां कहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा और कहां से ज़्यादा पूछेगा। देखिए, जीके जीएस का मतलब होता है पूरा समुद्र, ठीक है, ओशियन। लेकिन बीपीएससी का एक पैटर्न है, बीपीएससी कुछ स्पेसिफिक पोर्शन से ही बार बार प्रश्न पूछती है, और वो तब अनुभव होता है जब आप बीपीएससी का लगातार एग्जाम देते हैं, क्रैक करते हैं, निकालते हैं तब। ठीक है, ऐसा ये नहीं कि जीके जीएस बोल दिया तो अब परे हुए हैं लेकर के अपना पूरा रट्टा मार रहे हैं, हर एक चीज पढ़ रहे हैं, नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि एक रणनीति के तहत काम करना, कि कैसे करना है। ठीक है, और वो मैं आपको सिखाऊंगा, उसी में हमारा जो है महत्व है। देखिए, जीके जीएस अब दे दिया तो इसका मतलब नहीं है कि मैं पूरा लेकर के बैठ गया एकदम पूरा, तो फिर आप सफल नहीं हो पाइएगा। मैं उन्हीं टॉपिक को आपको करवाऊंगा जो बीपीएससी पूछता है, बरसों से पूछते आया है, और उसका पैटर्न है वो वही पूछेगा, वो उससे अलग नहीं जाता है। आप देखेंगे कि बीपीएससी का एक पैटर्न चलता है कि हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक से पूछेगा, इकोनॉमिक्स के कौन कौन से टॉपिक से पूछेगा। वो 5 से 6 टॉपिक से ज्यादा इकोनॉमिक्स से नहीं पूछता है। और अगर आप बुक में देखिएगा तो वहां पे 25 से 30 टॉपिक है। अब 25-30 टॉपिक करने लग गए तो पता चला इकोनॉमिक्स ही आपका कवर नहीं हुआ। तो उस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, और यही सब जो जानकारी है मैं आपको दूंगा। और फिर आप जब पढ़ के जाइएगा तब देखिएगा कि कैसे आप बनाते हैं सारे प्रश्न। ठीक है, आज का जो सेशन में लेने वाला हूं वो है आपका बिहार का प्रशासनिक स्वरूप, साथ में पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ाऊंगा। और मैं बता दूं कि यहां से निश्चित तौर पे आपके कम से कम प्रश्न आएंगे, तो 4 से 5 प्रश्न। आप इस वीडियो रिकॉर्डेड को आप देख के जाइएगा, या लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं तो अच्छे से देख लीजिए, जो हमने नोट्स ग्रुप में भेजा है व्हाट्सएप में उसको पढ़ लीजिए, और एग्जाम के बाद फिर हमसे बातचीत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कहां कहां से ज्यादा क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, वो निश्चित तौर पे वो वहीं से पूछेगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा बिहार का प्रशासनिक स्वरूप पढ़ेंगे, और साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था भी पढ़ेंगे। कहीं से पूछे ना पूछे, पॉलिटी में आपका पंचायती राज व्यवस्था से बीपीएससी निश्चित तौर पे 2-3 प्रश्न डालेगी, और आपका बिहार का प्रशासनिक स्वरूप से भी 2-3 प्रश्न निश्चित तौर पे डालेगी। नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और आज के लेक्चर से मैं गारंटी के साथ बोलूंगा कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, आप मेरा नोट्स को रख लीजिएगा, प्रिंट आउट कराना है करवा लीजिएगा, डेट लिख करके, और 5/6 ऑब्लिक दे के लिख दीजिएगा क्वेश्चन। फिर जब भी एग्जाम हो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट हो उसके बाद आप देखें। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बीपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछती है। चलिए, साउंड क्लियर है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बस अब टॉपिक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, कहीं कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर अच्छे ढंग से एक सिस्टम डेवलप कर लिया है, जो कि आपको कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक है वो आपका पॉलिटी सेक्शन का है, बिहार से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिहार पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखिए, हमने आपको ग्रुप में एक 3 पीडीएफ आज भेजा होगा। एक बिहार का पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा हमने भेजा होगा आपको बिहार का प्रशासनिक स्वरूप, और तीसरा हमने ऑब्जेक्टिव सेट भेजा है। तो ऑब्जेक्टिव सेट वाला जो है आप लोग बनाइएगा, नेक्स्ट दिन हम उसका वीडियो सॉल्यूशन करवाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको मैं थ्योरी पढ़वाऊंगा। ठीक है,
और आप लोग भी जो भी पीडीएफ होगा उसके सामने भी रख सकते हैं, नहीं तो आप लाइव तो देख ही रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार का प्रशासनिक स्वरूप। ठीक है, और बिहार का जो प्रशासनिक स्वरूप है कहां कहां से, अब हमने इसको एकदम शॉर्ट में कर दिया है कि आप लोग बस लाइन को अच्छे से पढ़ के जाइए। आप केवल लाइन पढ़ के जाइए, गारंटी के साथ क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। वीडियो क्लियरिटी दिख रही होगी अच्छे से, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। मैथ्स में कौन वाला समझ नहीं आया? अच्छा, कौन वाला? एंगल वाला, घड़ी का, क्लॉक वाला। ठीक है, नहीं आया तो फिर नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे उसको। नहीं समझ में आया इसका मतलब है कि आपने कभी रीजनिंग मैथ पढ़ा नहीं है, इसीलिए समझ में नहीं आया। बाकी जो लोग थोड़ा भी अवेयर होंगे उनको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब वो रीजनिंग मैथ का क्लास होगा तो उस दिन समझाएंगे कैसे बनता है। आज हमारा पॉलिटी का क्लास है, और पॉलिटी में हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है बिहार का प्रशासनिक स्वरूप। ठीक है, बिहार का प्रशासनिक स्वरूप के अंतर्गत सबसे पहले आप लोग जानिए कि बिहार की स्थापना कब हुई। तो देखिए कई लोग जैसे बिहार की स्थापना को लेकर के, स्थापना दिवस तो सबको पता है, बिहार का स्थापना दिवस कब है? 22 मार्च को। हम लोग मनाते भी हैं बिहार में स्थापना दिवस 22 मार्च को। लेकिन बिहार जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है, बिहार एक अलग राज्य का जो गजट में पेश किया गया था, बंगाल से अलग राज्य, वो आपका 1 अप्रैल को ही किया गया था। ठीक है, तो यहां पर 22 मार्च 1912 को, सॉरी, स्थापना हुआ आपका 1 अप्रैल को, और 22 मार्च 1912 को गजट में, ठीक है, गजट में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि बंगाल से एक अलग राज्य बिहार बनाने की घोषणा की गई थी। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को ही बिहार के दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, लेकिन बिहार अलग कब हुआ? तो आपका बिहार जो अलग हुआ है मेन रूप से 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, गजट के रूप में पेश किया गया था, तो ये याद रखिएगा 22 मार्च को। अब आ जाइए 1 अप्रैल 1936 को बिहार से एक अलग राज्य बना, और उस राज्य का नाम था उड़ीसा। ये भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि उड़ीसा कब बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य बना? तो आपका 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा राज्य, जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि तीसरा राज्य जो था आपका आप ही के राज्य से निकल करके बना, वो था आपका झारखंड। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी बंगाल से अलग हुआ बिहार। बिहार कब अलग हुआ? तो 22 मार्च 1912 को घोषणा हुई, 1 अप्रैल को बन गया राज्य। लेकिन बिहार से फिर अलग होकर के जो उड़ीसा बना वो आपको 1 अप्रैल 1936 को बना। फिर आगे आपका झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को, बिरसा मुंडा का जन्मदिन है 15 नवंबर को, उसी दिन एक अलग राज्य झारखंड का निर्माण हुआ। तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए जो राज्य सरकार है, जो प्रशासनिक स्वरूप है, उसको हम लोग देखेंगे। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। राज्य सरकार की प्रमुख 3 इकाइयां होती है, चाहे किसी भी राज्य हो, कोई भी राज्य। ठीक है, चाहे आपका बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी आप जाइए, उसके स्ट्रक्चर में यही रहता है। सबसे पहले आपका विधायिका, दूसरा आपका कार्यपालिका, तीसरा आपका न्यायपालिका। जिस प्रकार से हमने केंद्र स्तर पे पढ़ा था लोकसभा, जैसे आपका विधायिका का अंग हो गया राज्यसभा, लोकसभा, उसी प्रकार से आपका एक राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, संसद के 3 अंग के बारे में पढ़ा, कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था, विधायिका के बारे में पढ़ा था, न्यायपालिका। तो उधर से भी आपका आगे, तो जस्ट लाइक आपके राज्य स्तर पे भी 3 पार्ट है, आपका विधायिका, कार्यपालिका, और तीसरा आपका हो गया न्यायपालिका। ठीक है, तो विधायिका का मतलब होता है जो राज्य के अंदर कानून बनाने का काम करेंगे। विधायक विधि बनाने वाले विधायक हुए, जैसे आपका लोकसभा राज्यसभा है केंद्र स्तर पे। ठीक है, विधायी। उसी प्रकार से कार्यपालिका के रूप में आप देखिएगा राज्य में राज्यपाल होते हैं, जैसे केंद्र में आपके राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार से न्यायपालिका में आप जो केंद्र स्तर पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, और यहाँ राज्य में हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय होता है। ठीक है,
तो यहां पर हम लोग तीनों इकाई को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नीचे स्तर तक जाएंगे, स्थानीय स्वशासन तक पढ़ेंगे। और आज थोड़ा लंबा सेशन होगा लेकिन अति महत्वपूर्ण क्लास होगा, क्योंकि हमने पहले बोल दिया कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहां से बीपीएससी पूछेगा। चलिए अब सबसे पहले आइए विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। तो विधायिका का 2 सदन, मेन रूप से आपका विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। तो जो राज्य का जो उच्च सदन होता है वो विधान परिषद होता है, और जो निम्न सदन होता है वो आपका विधानसभा होता है। यानी राज्य का जो विधायिका है उसका उच्च सदन यानी जो कभी विघटित नहीं होता है, जिस प्रकार से राज्यसभा का विघटन नहीं होता है उसी प्रकार से राज्य स्तर पर विधान परिषद का विघटन नहीं होता है। सभी राज्यों के पास कहिएगा विधान परिषद है तो नहीं है, सभी राज्यों के पास विधान परिषद नहीं है। थोड़ा सा लाइटिंग का इफेक्ट है। चलिए, तो सभी राज्यों के पास आपके यहां क्या है कि विधान परिषद नहीं है। मात्र जो है अभी 6 राज्यों के पास है, 7वां प्रस्तावित है और वो 7वां है आपका पश्चिम बंगाल। तो किसी भी राज्य का विधान परिषद तब बनाया जाता है जब वहां के विधानसभा के सदस्य उस चीज को आपस में बहुमत से पारित करते हैं कि विधान परिषद होना चाहिए, तब जाकर के वहां पर विधान परिषद बनाए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइट कट गई है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट कम होगा लेकिन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये समझिए कि विधान परिषद सभी राज्यों के पास नहीं होता है, और कुल मिलाकर के मात्र जो है विधान परिषद 6 राज्यों के पास है। जैसे जो भी बड़ा जनसंख्या के दृष्टिकोण से है वैसे याद रखिएगा, जैसे आपका जनसंख्या में आपका 1 नंबर पे यूपी है तो वहां विधान परिषद है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है तो वहां पे है, फिर आपका बिहार है, बिहार में है, फिर आपका जम्मू कश्मीर में था, फिर आपका आंध्र प्रदेश में था, एक 7वां जो है आपका प्रस्तावित है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो वहां का विधानसभा चाहेगा तो वो विधान परिषद बना सकता है क्योंकि उसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि यह एक उच्च सदन है और यह एक अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई सदन। कई बार पूछेगा कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो आप बोलिएगा इसका कार्यकाल जो होता है, इसका अस्थाई सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, अनलिमिटेड टाइम, कभी विघटित होता ही नहीं। हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल आपका जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक जिनका 6 वर्ष पूर जाता है 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं, पुराने निकाल लिए जाते हैं और नए लोगों का निर्वाचन वहां पे कर दिया जाता है, ठीक है। तो जिसका कभी विघटन नहीं हो सकता है, तो याद रखिएगा विधान परिषद का कभी विघटन नहीं हो सकता है, और इसके सदस्य जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं। और उसमें जो बिहार का जो विधान परिषद है उसकी स्थापना कब हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो हुई है वो आपका 28 मार्च 1936 को हुआ है। कब हुआ है? 28 मार्च 1936 को। और इसमें कुल 75 सदस्य हैं। बिहार के विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75, 75 याद रखना है। और ये कम से कम 1/3 से ज्यादा नहीं होता है, लगभग 1/3 के बराबर होता है। जैसे विधानसभा में जैसे 243 सदस्य हैं तो इसका 1/3 कीजिए, ठीक है। तो 3 8 24 हो गया, तो लगभग जो है आपका 81 होना चाहिए, लेकिन 75 ही है, ठीक है। तो जो 1/3 से थोड़ा कम होता है, और मैक्सिमम आपका 81 हो सकता है, लेकिन बिहार के विधान परिषद में 75 सदस्य ही हैं, ठीक है। तो इन सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर, जिस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति होती है उसी प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति होती है, ठीक है। तो इसका एक अपना निर्वाचक मंडल होता है जो कि वोटिंग करता है, ठीक है। और ये अपने में से ही खोज करके, ढूंढ करके, नियुक्ति करके अपना भेजते हैं, चुन करके, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि 1/3 सदस्य यानी 75 का 1/3 हो गया 25 का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुन करके होगा। जैसे नीतीश कुमार आप देखेंगे कि जल्दी वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, और उनको यही से क्या किया जाता है, विधान परिषद में चुन करके भेज दिया जाता है विधानसभा से।
तो आगे चलकर तो विधान परिषद के भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकते। अब कहिएगा पश्चिम बंगाल में क्यों प्रस्तावित है, तो आपको पता होगा कि जो वहां ममता बनर्जी की सरकार है, ठीक है, तो वो खुद चुनाव हार गई थी, तो विधान परिषद रहेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो उस सदन से जीत करके जा सकती है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा वहां पे जो वहां के जो विधानसभा है इस पे जोर दे रही है, ठीक है। तो यहां पर आ जाइए, तो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन क्या होगा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। 1/12 का निर्वाचन पंजीकृत स्नातक के द्वारा, जिन्होंने 3 वर्ष पहले स्नातक कर लिया है तो उनको भी यहाँ पे वोट देने का अधिकार होता है। उसके बाद 1/12 सदस्य जो होता है वो शिक्षक प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं, जो कि हाई स्कूल में पढ़ाते हैं या कॉलेज के, ठीक है, अपर उच्चतर शिक्षा में जो जुड़े रहते हैं, ठीक है, वो लोग वोट देते हैं। और 1/6 सदस्य यहाँ छूटा हुआ है, 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्यपाल द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, ठीक है। तो मनोनीत मतलब यहां पे इनका चुनाव नहीं होगा, निर्वाचन नहीं होगा, क्या होगा कि इनको चुन करके जो विशेष फील्ड के हैं, हो सकता है कला में हो, संस्कृति में हो, विज्ञान में हो, या किसी विशेष फील्ड के, और ये सब कॉन्सेप्ट आप प्राचीन समय से ही भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये जो टोटल सदस्य होते हैं बिहार विधान परिषद में, वो विभिन्न क्षेत्रों से चुन करके जाते हैं, पंजीकृत स्नातकों द्वारा, कुछ जो है आपके शिक्षक प्रतिनिधि द्वारा, ठीक है, 1/3 सदस्य जो है आपके विधानसभा, और 1/3 सदस्य और यहाँ पे चुके हैं, तो 1/3 सदस्य जो होंगे वो आपके कहाँ से जाएंगे, तो वो जो आपके जो स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन है, जैसे आपका नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद हो गया, पंचायती राज व्यवस्था हो गया, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो चुन करके भेजते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 75 सीट पे आपके राज्य में विधान परिषद में निर्वाचन होता है। 75 में जो भी 1/3 घटा लीजिए, बाद बाकी का निर्वाचन, बाकी मनोनीत होते हैं, ठीक है। तो यहां से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि इनके कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन यह जो आपका विधान परिषद है कभी भी घटित नहीं होती, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और कम से कम इसमें चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। कितनी आयु होनी चाहिए, विधान परिषद में चुनाव लड़ने के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। और अध्यक्षता देखिए निर्वाचित सभापति के द्वारा किया जाता है, इसी में से चुन करके, और उपसभापति का भी यहाँ पे चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं सब सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। अब आते हैं विधानसभा। विधानसभा आप लोग जानते ही हैं, विधानसभा, और ये आपका राज्य का निम्न सदन होता है, और डायरेक्ट जनता के प्रतिनिधि, ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और जनता के प्रतिनिधि यहाँ पर जो है वोटिंग के माध्यम से चुन करके आते हैं। तो निम्न सदन इसलिए चूंकि डायरेक्ट जनता इनको चुन करके भेज देती है, डायरेक्ट निम्न सदन। और वहां क्या है कि जो आप चुनते हैं, जो जनता चुनती है, फिर वो जो आपके प्रतिनिधि हैं वो जब चुनते हैं तब वो विधान परिषद, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा लाइट कट जाने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग स्क्रीन
देख ही पा रहे हैं। अब यहां पर देखिए जो सदस्य हैं वो टोटल कितने हैं, तो यहां पर टोटल 243 सदस्य हैं जो चुन करके जाते हैं। उसमें कार्यकाल कितने का होता है, 5 वर्ष का होता है, जिसमें कि 242 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुन करके जाते हैं, ठीक है। और जबकि एक क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन के आधार पर। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा है, अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि आपका एंग्लो इंडियन का सीट खाली ही रहता है, इस पे चुनाव नहीं होते हैं। 242 वयस्क मताधिकार के आधार पे ही चुने जाते हैं, यानी जिनको 122 सीट आ जाता है वो सरकार बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कम से कम 50% +1 चाहिए यहां पर, तो 121 हो गया, तो एक सीट और जोड़ दीजिए, जिनके पास 122 सीट हो जाएगा विधानसभा में उनकी सरकार बन जाएगी, ठीक है। लेकिन टोटल सीटों की संख्या कितनी है बिहार में विधानसभा में, तो 243 सीटों की संख्या है। क्या मेरी आवाज सही से जा रही है या लाइव रुक रहा है? क्योंकि लाइट चली गई है तो थोड़ा हो सकता है कि नेटवर्क स्लो, थोड़ा आप लोग बता दें कि आवाज प्रॉपर जा रही है। चलिए, अब देखिए ये तो आपका विधानसभा के बारे में हो गया। ये आपका क्या है कि निम्न सदन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यहाँ पे डायरेक्ट जनता के प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं और इसलिए निम्न सदन है। और इसके चुनाव लड़ने के लिए मात्र 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कार्यपालिका के बारे में, देखते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का प्रधान जिस प्रकार से केंद्र स्तर पे आपके राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से राज्य स्तर पे राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो और आपको पता होगा कि राज्य में, ठीक है, केंद्र का जो प्रतिनिधित्व होता है वो राज्यपाल के माध्यम से ही होता है और राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्ति देते हैं, किसी राज्य में भेजते हैं वहां के मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से, ठीक है। तो राज्यपाल किसी भी राज्य की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और वो केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं किसी भी राज्य में। 5 वर्ष की अवधि तक बने रह सकते हैं, बनते हैं, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और ये नियुक्ति किसको करते हैं, तो मुख्यमंत्री और जो भी प्रतिष्ठित राज्य का पोस्ट होगा उसकी नियुक्ति जो है आपका राज्यपाल ही करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति न्यायाधीश की, जो आपके हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह से ही, ठीक है, होता है राष्ट्रपति के माध्यम से, ठीक है। तो सलाह यहां पे कौन देगा, राज्यपाल ही देगा। चलिए अब आइए न्यायपालिका। ऐसे फिर हम लोग जो है राज्यपाल एक टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य में अपना एक उच्च न्यायालय होगा। जैसे कि बिहार में भी आपका पटना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। यह भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा गया है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 3 फरवरी 1916 को, ठीक है। और 231 अनुच्छेद के तहत एक से अधिक राज्यों का एक उच्च जो है आपका कोर्ट हो सकता है, ठीक है, उच्च न्यायालय। एक से अधिक राज्यों का एक आपका हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर उच्च न्यायालय से बस पूछेगा बिहार स्पेसिफिक में, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई और किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में आपके उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 231 के तहत, ठीक है। अब आते हैं प्रशासनिक इकाई, ठीक है। प्रशासनिक इकाई के बारे में देखेंगे। प्रशासनिक इकाई जो राज्य स्तर का है वो मेन रूप से प्रमंडल में बटा होगा। प्रमंडल फिर आपका जिला में, जैसे आपके पूरे राज्य में 9 प्रमंडल हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर जिला में बटता है, जिला अनुमंडल में, अनुमंडल जो है फिर प्रखंड में, प्रखंड फिर किस में बट जाता है,
ग्राम पंचायत में बट जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अनुमंडल जो है आपका ग्राम पंचायत में बट जाता है। तो यहाँ पे परमंडल 9 है, जिला की संख्या 38 है। आगे ये सब आपका चर्चा किया गया है, जैसा कि आपको हमने नोट्स में अच्छे से डिक्लेयर कर दिया है कि आप लोग को पढ़ने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा। बिहार सचिवालय जो है, जो कि कागजी काम का देखरेख करता है, जो भी आपका विधानसभा है, विधान परिषद है, तो उसका जो कागजी काम जो होता है, कर्मचारी वर्ग जो है वहां पे बिहार सचिवालय में काम करते हैं और उनके द्वारा जो है उनका डाटा संरक्षित किया जाता है, तैयार किया जाता है। और इसकी स्थापना 1912 में ही हुई थी बिहार सचिवालय की, और 8 विभाग थे उस समय। जब स्थापना हुआ था तो कितने विभाग थे? तो 8 विभाग थे। ठीक है, अब लाइट आ गई। उसके बाद है परमंडल। परमंडल की संख्या कितनी है? 9 है, और इसका जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं वो कमिश्नर होते हैं। और 1955 में 34 विभाग बनकर के तैयार हो गए। अब आ जाइए, जिला की संख्या 38 है, और जिला का प्रधान जिलाधिकारी होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट जिनको कहा जाता है। ये सब बेसिक जानकारी है और आप लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। अनुमंडल के जो अधिकारी होते हैं, एसडीएम जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, अनुमंडलीय पदाधिकारी, इनकी संख्या 101 होती है। प्रखंड जो है, प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, और इनकी संख्या 534 होती है। प्रारंभिक चिकित्सा, प्रारंभिक शिक्षा, राहत एवं पुनर्वास, कृषि विकास तथा पशुधन विकास अधिकारी भी होते हैं, वो इसके अंदर ही रहते हैं, ब्लॉक स्तर पे ही काम करते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 40 के तहत आपका डीपीएसपी का पार्ट था। राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत जो है कि जो भी राज्य है उसका पंचायती राज व्यवस्था होगा, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से वहां शासन किया जाएगा। तो इसका प्रावधान जो डीपीएसपी में ही अनुच्छेद 40 में किया गया था। और अभी बिहार में वर्तमान 8406 पंचायत है। पंचायत यानी 5 गांवों का लगभग समूह रहता है। 25 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है, ठीक है, अनुच्छेद 243 ख लागू हुआ आपके राज्य में भी। और इसके तहत क्या हुआ कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो बिहार में भी आपका त्रिस्तरीय है, और इसको देने वाले बलवंत राय मेहता समिति है, जो कि 1957 में ही बनी थी, और आगे चल करके लेकिन लागू होते होते आपका क्या हो गया, आपका कब हो गया? 1993 में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 243 ख के तहत बिहार में भी पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। चलिए, ये सब अनुच्छेद याद रखिएगा। इसमें क्या है कि जो शासन है, सबसे नीचे आपका ग्राम स्तर होता है, और ग्राम स्तर के प्रमुख आपके मुखिया होते हैं, और ये डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर जीत करके बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि सबसे निचले स्तर पे कौन होते हैं? तो ग्राम स्तर, और इसके प्रधान मुखिया होते हैं, और ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन करके बनाए जाते हैं। मध्य स्तर पे आपके पंचायत समिति अध्यक्ष होते हैं, पंचायत समिति अध्यक्ष होते हैं, और ये जो होते हैं ये अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पे पंचायत समिति जो सदस्य होते हैं, जो गांव स्तर पे चुने जाते हैं, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो यहां पर चुन करके इनको भेजते हैं। यह क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में पूछा भी गया था। ठीक है, तो पंचायत समिति अध्यक्ष जो है आपके ब्लॉक लेवल के होते हैं, और उसके ऊपर जिला स्तर पे जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर ही होते हैं। जनता जो है जिला परिषद सदस्य को चुनती है, फिर जिला परिषद सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपके राज्य में लागू है। अनुच्छेद 43 घ के तहत आरक्षण भी दिया गया है। जो एससी एसटी वर्ग हैं उनको आपको आरक्षण यहाँ पर अनुच्छेद 332 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 332 के तहत दिया गया है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर। अब आ जाइए, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो 1952 में। नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं मेयर कहलाते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अभी पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या लगभग 57 से 67 हो चुकी है। पहले 57 थी, अब कितनी हो गई है? 67। तो ये डाटा हो सकता है
अपडेट होते रहता है, तो देख लीजिएगा एक बार। बिहार में नगर निगम की संख्या, ये सब चेंज हो गया, ठीक है। तो आप लोग, ये करेंट अफेयर्स का टॉपिक है, तो इसको आप लोग अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे 11 है, ये अभी थोड़ा कुछ दिन पहले ही अपडेट हुआ है, तो इसको आप लोग अपडेट कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है ये चेंज हो गया होगा, ठीक है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, गलत डाटा पढ़ा दूंगा, फिर आप लोग गलत बना देंगे, दिक्कत होगा। तो आप देख लेंगे कि बिहार में नगर निगम कितने हैं, नगर परिषद कितने हैं, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 3 जनवरी 2000 को, और इसको पुनर्गठित किया गया आपका 25 जून 2008 को। बिहार राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं सुश्री अंजुम एरा हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आपको पता ही होगा, जिसके तहत आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। अनुच्छेद 315 के तहत हर एक राज्य का अपना लोक सेवा आयोग होता है। अतुल प्रसाद अभी वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और बहुत ही टाइमली सब कुछ करवाते हैं। तो ये जब बोल रहे हैं कि आपका अगस्त में हो जाएगा, तो अगस्त में हो ही जाएगा, आपका सितंबर नहीं जाएगा, जो बोलेंगे वही होगा, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा टाइम के बहुत पाबंद हैं, और जो भी फेयर है एग्जाम फेयर होगा, इतना जान, ठीक है। उसके बाद है अप्रैल 1949 में इसका गठन किया गया, किसका? बिहार लोक सेवा आयोग का। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष, जिनका आयु अगर 62 वर्ष पूरा गया तो 62 वर्ष, नहीं पूरा तो 6 वर्ष तक ये बने रहेंगे। इसमें जो पहले होता है, जैसे मान के चले किन्हीं का 6 वर्ष पूरा गया तो हट जाएंगे, अगर बीच में ही उनका 62 वर्ष पूरा गया एज, तब भी वो हट जाएंगे, 62 वर्ष के बाद वो नहीं कर सकते, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के सलाह पर, जो भी ये जो आयोग होता है बीपीएससी का, उसका जो अध्यक्ष और सदस्यों का जो नियुक्ति होगा वो राज्यपाल के द्वारा होगा, मंत्रिपरिषद के सलाह पे, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष जो थे राजधारी सिंह थे, और अभी वर्तमान में आपके कौन है? अतुल प्रसाद, ठीक है। तो ये सारा डाटा आपका प्रशासनिक स्वरूप के हो गए। अब हम लोग आते हैं पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। क्योंकि हमने बोला कि आपका जो आज 2 टॉपिक करवाऊंगा, तो 2 टॉपिक करवा देता हूं, जिससे कि आपको कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आते हैं स्थानीय स्वशासन, ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुआ है तो पूछ सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। किस परमंडल में मैक्सिमम जिला, ये पूरा टॉपिक फिर मैं पढ़ाऊंगा, परमंडल अनुमंडल जितने भी हैं सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। सर क्यों रुक रहा है? रुकेगा नहीं, अब चलेगा। लाइट चली गई थी सर। एंड याद नहीं रहता, अनुच्छेद याद नहीं रहता है। अच्छा, अनुच्छेद याद रहेगा, जब बार बार सुनिएगा तो अपने आप याद रहेगा, ठीक है। और कुछ ही अनुच्छेद हैं जो आप बार बार सुनते हैं और वहीं से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल आपको सुनाई दे रहा होगा, और बाद में भी आप लोग देख सकते हैं सेशन, जो लोग नहीं जुड़े हैं, ठीक है। चलिए वो थोड़ा सा, अब देखिए ऑनलाइन में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारा चीज डिपेंड करता है, इंटरनेट सबसे पहले, ठीक है। तो होता है बीच बीच में हो सकता है कि आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग का ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्थानीय स्वशासन। निश्चित तौर पे यहाँ से 3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, 2 से 3 प्रश्न, दोनों मिलाकर के हमने पहले ही बोल दिया आपको 5 प्रश्न तक रह सकते हैं, तो आप देखेंगे कि रहेगा एग्जाम, ठीक है। अब आते हैं गांव एवं जिला स्तर के शासन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन, ठीक है। सबसे पहला लाइन आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है? गांव एवं, पहले है स्थानीय स्वशासन, जो स्थानीय स्तर के जब लोग शासन करें, ठीक है। यानी गांव एवं जिला स्तर के शासन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन। और यहाँ इससे आशय यह है स्थानीय स्वशासन से कि जिसमें राजनीतिक विस्तार आम आदमी के हाथों में, ठीक है, और ये जिसमें वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके और प्रशासन में निर्णायक भूमिका अदा कर सके, ठीक है। तो यहां पर मेन रूप से स्थानीय स्वशासन का काम क्या है कि स्थानीय स्तर की जो भी समस्याएं हैं, चाहे आपका बिजली का समस्या हो, नाले की समस्या हो, पानी की समस्या हो, ठीक है, रोशनी की समस्या हो, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, तो वो सब का देख रेख करना इनका काम है।
और इनके माध्यम से, ये गांधी जी का ही सपना, शुरुआत से ही गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे थे। अगर पूरा इतिहास देखिएगा तो सबसे पहले आपको चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप दिखेगा, ठीक है, जहां पर एक सभा होती थी और उसके माध्यम से जो प्रतिनिधि होते थे वो स्थानीय स्तर की समस्याओं को दूर करते थे, ठीक है। तो वही आगे चल करके आप देखिएगा आजादी के बाद गांधी जी ने ही यह जो है कॉन्सेप्ट दिया था शुरुआती दौर में, और इसको डीपीएसपी का पार्ट भी बनाया गया था अनुच्छेद 40 के तहत, राज्य के नीति निदेशक तत्व। लेकिन समय रहते जब हमारे पास जब कहते हैं संसाधन बढ़ा तो हमने इसको लागू किया, ठीक है, स्थानीय स्वशासन को पूरे अच्छे तरीके से। तो स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था होती है, यानी विकेंद्रीकृत मतलब केंद्रीकृत मतलब सेंट्रल पावर, और विकेंद्रीकृत मतलब छोटे छोटे पार्ट में बटा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग गांव स्तर का शासन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसको विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहा जाता है, और सहभागिता मूलक लोकतंत्र का आदर्श इसमें अंतर्निहित होता है। चूंकि सभी कड़ी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, कोई भी योजना केंद्र से आती है तो राज्य में आती है, राज्य के द्वारा जो है आपका प्रमंडल में जाता है, प्रमंडल से आपके अनुमंडल जिला में जाएगा, जिला से अनुमंडल, फिर ब्लॉक, ब्लॉक से फिर आपका पंचायत तक पहुंचता है, पंचायत से गांव तक जाता है, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र का आदर्श क्या है, इसमें अंतर्निहित है। चलिए, अब इसकी शुरुआत कब से हुई वो आप देखिएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन ने कब किया, तो 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, कहेगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया है। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, और इन्होंने 1882 ईस्वी में, ठीक है, यह कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखिए किसको कहा जाता है, यहां लिखा हुआ है लॉर्ड रिपन, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के प्रमुख प्रतिपादक थे आपके देश में, ठीक है, एवं इनके कुछ समर्थक थे जो स्थानीय स्वशासन के समर्थन में थे, और कुछ लोग इसके विरोध में भी थे कि स्थानीय स्वशासन नहीं होना चाहिए। उसके पीछे भी उनका एक अपना तर्क था, वो क्या तर्क था वो देखेंगे। दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, ये सब क्या थे, समर्थक थे कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, स्थानीय स्वशासन होनी चाहिए। लेकिन इसका विरोध में कौन खड़े थे, भीमराव। तो इनका विरोध करना भी गलत नहीं था, इनका विरोध करना भी बिल्कुल जायज था। कैसे, अब देखिए, आप देखते होंगे स्थानीय स्वशासन में मुखिया कौन बनता है, सरपंच कौन बनता है, जो उस क्षेत्र का बाहुबली लोग होते हैं। मैक्सिमम लोग आपके देश में जो धनी मनी हैं, जो पैसे से धनी हैं, या जिनके पास पावर है, जो बाहुबली हैं या सामंती सोच के हैं, या पहले से जमींदारी व्यवस्था है उनके पास, तो वो लोग यहाँ पे इसको बनने में सफल हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, उस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से उस क्षेत्र में शासन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। भले एसटी एससी के, इसके लिए सरकार ने बहुत उपाय किया, एसटी एससी आरक्षण कर दिया, महिला रिजर्वेशन कर दिया, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो बाहुबली हैं उनके संरक्षण में ही आपके एसटी एससी भी जो प्रतिनिधि होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर महिला भी बनती है तो वो भी अपने पति के ही निर्णय को ही मानती है, और मेन उसका जो वो एक प्रकार से मुखौटा के रूप में काम करती है, बाकी उसका सारा काम उसके पति के द्वारा, पुरुष सत्तात्मक समाज है और उसी के द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन में इनको डर था कि जो लोकल, जो शक्तिशाली लोग हैं, जो बाहुबली लोग हैं, वो फिर से किसी न किसी दूसरे रूप में शासन करना शुरू कर देंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया था कि इसका विरोध किया था। इनके अनुसार स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी, जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा, और बिल्कुल सही सोच था इनका, इनका सोच कहीं भी गलत नहीं था, और वो आज भी आपके देश में समस्या बनी हुई है। बहुत उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई उसका काट निकल जा रहा है और समस्या ज्यों का त्यों बनी है। संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 के तहत शामिल किया गया था, ठीक है। तो जब संविधान सभा बना था तो वहां पर जो स्थानीय स्वशासन था उसको अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी का पार्ट बनाया गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
जो कि अगर कोई राज्य माने तो भी ठीक, नहीं माने तो भी ठीक, ठीक है, उस पर आप दबाव नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वह विधि में जो आपका डीपीएसपी होता है वो वादी योग नहीं होता है कानूनी रूप से, ठीक है। अब आते हैं 2 अक्टूबर 1952 को पूरे देश में 55 विकास खंड जो थे वहां पे सबसे पहले सामुदायिक विकास, और यह क्वेश्चन पूछा भी गया था बीपीएससी में, तो 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये पूछेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1952 में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1950-52 तक चरणबद्ध प्रयासों के बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, उसके तहत क्या हुआ कि भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां जो है उसके बारे में थोड़ा सा अब आप लोग जान लीजिए, कौन कौन सी समितियां बनी जो कि पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन के बारे में बताई। और यहां पर जो त्रिस्तरीय शासन की बात की गई सबसे पहले, वो पंचायत की त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात सबसे पहले किसने किया, तो बलवंत राय मेहता समिति। अति महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो किस समिति के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई बिहार में, तो या पूरे देश में, तो वो था आपका बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में ही रिपोर्ट दिया, ठीक है। और यहां पे 3 स्तर की बात की गई, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे आपका पंचायत समिति अध्यक्ष, और जिला स्तर पर जिला परिषद, और यही अभी भी आपके राज्य में भी लागू है। 1950 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार की, ठीक है, 1960 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये 1958 होगा, ठीक है, ये 1958 कर ली, इसको थोड़ा सा आप लोग डाटा इंटरनेट से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति को कब स्वीकार किया, मुझे लगता है 1958 में ही स्वीकार कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959, फिर उसको क्या हुआ कि सबसे पहले पूरे देश में लागू किया गया। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला जो कि राजस्थान में है, वहां पर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो राजस्थान में हुई, और किस जिला में, तो नागौर जिला, ठीक है। उसके बाद जो है 11 अक्टूबर को, यानी 9 दिन बाद 1959 को ही आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला के सादनगर विकास खंड में दूसरे नंबर पे आपको पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई, ठीक है। अब आ जाइए, दूसरा आपका समिति का नाम है आपका अशोक मेहता समिति, ठीक है। तो अशोक मेहता समिति देखिए नाम से क्लियर है, बलवंत राय मेहता, 3 अक्षर है, बलवंत राय मेहता, तो त्रिस्तरीय याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है अशोक मेहता 2 ही है, तो द्विस्तरीय, तो यही क्वेश्चन पूछता है, द्विस्तरीय का किसका विचारधारा था, अशोक मेहता का। तो दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट की, और इसके तहत क्या किया गया, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किया गया, एक तो पंचायत स्तर पे, दूसरा जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे करने की बात इसने नहीं की, ठीक है। तो वो समिति का नाम क्या था, अशोक मेहता समिति। बस इतना जानिए, इससे ज्यादा आप लोग को पूछेगा नहीं। अब आ जाइए जीवी के राव समिति, इसका क्या निर्णय है, इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार के समय, ठीक है, और इस आयोग के जीवी के राव की अध्यक्षता में की गई, इसीलिए इसका, और ये कब किया गया, 1985 में। देखिए जो घटना आपका 1957 से ही चल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन सही से लागू नहीं किया जा रहा है। बस समिति बनती है, कमेटी बनती है, रिपोर्ट देती है, फिर जो है नेता यहाँ पे सो जाते हैं, ठीक है, इस पे काम नहीं कर रहे हैं। फिर अब जाकर के 1985 में राजीव गांधी के समय में जीवी के राव समिति बनी, और इसमें योजना के विकेंद्रीकरण की बात की गई। पंचायती राज में जिला परिषद को नियोजन और विकास कार्यक्रम के उचित प्रबंधन का मुख्य निकाय बनाया गया।
यानी जिला स्तर से ही डायरेक्ट रूप से पूरे नीचे स्थानीय स्तर पे जो है प्रबंध करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब आ जाइए लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। ठीक है, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर पुनः जोर। अब देखिए फिर ये क्या करेगी कि त्रिस्तरीय की बात करेगी और फिर लागू। तो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर पुनः जोर देते हुए 1986 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा लक्ष्मी मल सिंघवी, ठीक है, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसका रिपोर्ट क्या आया कि देखिए ये तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि आप इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दीजिएगा। डीपीएसपी में रहेगा तो कोई राज्य इसको मानेगा, कोई राज्य इसको लागू नहीं करेगा और केंद्र सरकार उस पर कुछ कर नहीं सकती है। इसलिए इन्होंने रिपोर्ट दिया, कहा सबसे पहले इसको संवैधानिक दर्जा दीजिए ये पंचायती राज व्यवस्था को, स्थानीय स्वशासन, तब जाकर के सभी राज्य में ये लागू होगा। त्रिस्तरीय, ग्राम, खंड और जिला स्तर की बात इन्होंने भी कहा कि 3 स्तरीय पे ही आपका शासन व्यवस्था हो, ज्यादा बेहतर है। और इसी के तहत लक्ष्मी मल के ही बात, सिंघवी समिति के ही रिपोर्ट के आधार पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ? 1992 ईस्वी में, जिसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था और नगर स्तर पे स्थानीय स्वशासन और पंचायत स्तर पे स्थानीय स्वशासन की बात की गई, ग्राम पंचायत। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। ठीक है, और देखिए जो इसको संवैधानिक जो रूप मिला वो देखिए कब से, 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। इसी कारण से हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में। चूंकि यहाँ पे अब इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया, केमा संविधान संशोधन के तहत, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत 24 अप्रैल को पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था दिवस हम लोग 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के संशोधन के तहत ही भाग 9 को जोड़ा गया और मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 यहीं पे की गई। तो अगर पूछे पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत 72वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 243। ऐसे पूछे किस डीपीएसपी के पार्ट में है, तो अनुच्छेद 40। ठीक है, केमा संविधान संशोधन, तो आपका 73वां और 74वां याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए थोड़ा सा, नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243(9) तक पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची, कई बार पूछेगा 11वीं अनुसूची क्या चीज से जुड़ा हुआ है, तो ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है, जबकि 12वीं नगर जो आपका स्थानीय स्वशासन है, नगर परिषद से, नगर निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है, नगर निकाय से जुड़ा हुआ है। तो 73वां याद रखिएगा, संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जो है वह जोड़ी गई और इसके तहत पंचायत के लिए 29 विषय दिए गए। 29 सब्जेक्ट पे जो है काम करता है पंचायत स्तर पे, और वो कौन कौन सा है? जैसे कृषि जो है पंचायत स्तर पे कृषि से जो संबंधित समस्या है वो सब का देखरेख आपका पंचायत स्तर पे ही होता है। भूमि का विकास, भूमि सुधार, कार्यान्वयन, चकबंदी, हदबंदी, ये सब है, इसको पंचायत स्तर पे ही लागू करना है। अब कहिएगा चकबंदी हदबंदी क्या होता है? तो चकबंदी हुआ कि अगर मान के चलिए एक व्यक्ति है, किसी का 1 कट्ठा जमीन यहाँ पे है, 2 कट्ठा वहाँ है, 3 कट्ठा वहाँ है, तो वो सही से खेती नहीं कर पाता है, तो उसको एक जगह कर दिया जाए, फिर दूसरे व्यक्ति को दूसरे जगह इकट्ठा कर दिया जाए, वो है चकबंदी। ठीक है, लेकिन ये सब सही से लागू होता नहीं, चूंकि बिहार की जनता मानने के लिए तैयार नहीं होती है, तो ये सब बस कहने का है। ठीक है, उसके बाद सिंचाई व्यवस्था देखरेख करना, पशुपालन इत्यादि, ये सब जो काम है वो आपका पंचायती राज में। इसी तरीके से 29 विषय हैं। तो कई बार ये भी पूछेगा कि इनमें से कौन सा विषय नहीं है, तो आप ग्राम, मैक्सिमम लोग बिहार के हैं तो गांव से जुड़े हुए ही रहते हैं, उनको पता है क्या सब काम गांव में होता है, तो वो आप सोचिएगा। और नया नया जो काम दिख जाए वो बुझ जाइए, उसका नहीं हो, जैसे डिजिटल साक्षरता दे दे, कंप्यूटर, ये सब आपको नहीं है। वो 29 विषय में, चूंकि उस समय उसका निर्माण ही नहीं हुआ था, कंप्यूटर का जो है चर्चा ही नहीं है। अगर पूछे कि डिजिटल साक्षरता उसमें जोड़ दे तो वो नहीं होगा। इस तरह के भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था, इसीलिए हमने बोल दिया। अब देखिए पंचायतों की संरचना जो है किस प्रकार से है, तो देखिए जहां पर 20 लाख से अधिक आबादी है वहां पे अभी आपका त्रिस्तरीय लागू है, लेकिन जहां पे 20 लाख से कम है, जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, वहां 20 लाख से कम आबादी है, तो वहां
द्विस्तरीय है, ठीक है, दो ही स्तर पे, एक आपका पंचायत स्तर, दूसरा आपका जिला स्तर, प्रखंड स्तर वहां नहीं होता। लेकिन जहां पे 20 लाख से अधिक जनसंख्या है वहां पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और जैसे बिहार में हो गया ग्राम स्तर, तो ग्राम पंचायत प्रधान मुखिया होते हैं प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर। खंड स्तर पे जो होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये सरपंच मुखिया, ये इधर ही हो गया प्रधान, ये हो गया आपका प्रमुख, और ये जिला परिषद के अध्यक्ष या चेयरमैन होते हैं, ठीक है, ये सब प्रत्यक्ष, प्रमुख का भी अप्रत्यक्ष और इसका प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष इसीलिए क्योंकि आप जिसको चुनते हैं वो उनको चुनते हैं। जैसे आप पंचायत स्तर पे पंचायत समिति सदस्य चुनते हैं, वो अपने अध्यक्ष को चुनते हैं, इसीलिए अप्रत्यक्ष। जैसे आप लोग जिला परिषद सदस्य को चुनते हैं, ये जब चुनते हैं अपने चेयरमैन के अध्यक्ष को, तो इसीलिए अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट आप चुनते हैं उसको, वो हो गया आपका प्रत्यक्ष, ठीक है। तो यहां तक समझ में अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और आज का सेशन अति महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आज के सेशन से 5 से 6 प्रश्न रहेंगे तो रहेंगे डिट्टो, ठीक है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1947 में ही बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। लेकिन इसको लागू होते होते कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को, जब पूरे देश में लागू हुआ तो आपके बिहार में भी हुआ। भारतीय संविधान के केमा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत बिहार में भी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये याद रहे, वही चीज लिखा हुआ है। उसके बाद बिहार पंचायत राज अधिनियम एक फिर से बना, उसको अपडेट किया गया, तो वो कब बना है? तो 2006 में, ठीक है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम नीतीश कुमार की सरकार में फिर बनाया गया, जिसमें 50% महिला रिजर्वेशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष जो है पंचायती राज अधिनियम में 50% महिला को रिजर्वेशन दिया गया है, तो वो आपका बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, ठीक है। अभी वर्तमान मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार बिहार में 38 जिला है। बहुत लोग 39 बोल रहे हैं और 39 मार के आएंगे, गलत हो जाएगा। अभी बाढ़ प्रस्तावित है, कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अपने मन से सोचेंगे करेंगे तो अपना कीजिए, गलत होगा तो बाद में आप लोग पछताएंगे, हमने आपको बता दिया। तो कोई प्रस्तावित है या आपने सुना है, जैसे अभी अभी 7वां विधान परिषद बनने वाला है, बना नहीं है, तो जब तक कंफर्म नहीं हो जाए, न्यूज में नहीं आ जाए, तब तक आपको उसको नहीं मान के चलना है, ठीक है। कहीं देख लिए सुन लिए उसमें मिस्टेक हो जाएगा। 531 पंचायत समितियां हैं और 8442 ग्राम पंचायत मौजूद है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरा पंचायती राज व्यवस्था, बिहार का प्रशासनिक स्वरूप, स्थानीय स्वशासन के महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा हमने कर दी। उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बाकी हमारे पास अब क्वेश्चन का सीरीज है, ठीक है, क्वेश्चन का सीरीज है। अगर क्वेश्चन आप लोग बनाना चाहेंगे तो वो भी आप लोग बना सकते हैं, बड़ी ही आसानी से आप बना सकते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। उस राज्य की विधानसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, ठीक है, केंद्रीय संसद द्वारा। तो आपको पता है कि कौन विघटन कर सकता है बीच में? वो आप राष्ट्रपति, जब राज्यपाल किसको बोलेगा? राष्ट्रपति को, ठीक है। तो उस समय 356 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। आंसर क्या हो जाएगा? किसी राज्य में। ऐसे अभी हम इसको रहने देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे, जैसा कहेंगे, क्या इसको सॉल्व किया जाए या आप लोग बना करके फिर अगले दिन इसको सॉल्व करेंगे? सब लोग ट्रिक खोज रहे हैं। देखिए अनुच्छेद का क्या ट्रिक है, इसको बार बार पढ़ना। कितना अनुच्छेद हमने बताया, अभी कितना अनुच्छेद का चर्चा किया? बस आपका अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 40, और हमने चर्चा कहाँ किया? ठीक है, तो 2 ही तो अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। अब इसके लिए ट्रिक, अब ट्रिक कहाँ से लाएं? वो सब कुदक कुदक के पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर ट्रिक देते हैं, पढ़िए उनसे, ठीक है। ट्रिक आपका यही अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 40, इसमें क्या ट्रिक है पंचायती राज में? पूरा जब अनुच्छेद बताएंगे और ट्रिक पढ़ना है तो देखिए, ट्रिक उरिक से कुछ नहीं होगा, आपको बेसिक इसको समझना होगा, ठीक है। बार बार पढ़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको हम घोर के पिला देंगे, आप जब मेहनत करेंगे तभी होगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन देखिए, हाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो
किसके अनुशंसा पे किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, केंद्रीय संसद द्वारा, उस राज्य के विधानसभा द्वारा। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में, चूंकि अभी हम बता देंगे तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। निम्न राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? अभी हमने बताया कहाँ पर है, एक बिहार में ही है, केरल में नहीं ही है। जो भी जनसंख्या वाला है हमने बताया वहीं पे है। जैसे आपको हमने बताया 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, यूपी है 1 नंबर पे जिस जनसंख्या में, वहाँ पे विधान परिषद है। महाराष्ट्र में है, आपका बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है। तो इसमें से पूछ रहा है किसमें विधान परिषद है, तो बिहार वाला दिख गया तो बिहार मार देंगे। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद तीनों होते हैं, महाधिवक्ता नहीं होता है, तो ये अंग नहीं है। ठीक है, कहिएगा तो हम बता ही देते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता जो है नहीं है आपका, ये तीनों तो अंग है ही विधानमंडल का, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। एंग्लो इंडियन समुदाय का एक प्रतिनिधि विधानसभा की सदस्यता के लिए है, निर्वाचित होता है, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, तो मनोनीत ही किया जाता है, क्योंकि उनकी सदस्य संख्या है नहीं, तो ये मनोनीत ही किया जाएगा। लेकिन बिहार में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, सीट वैकेंट रहता है। ठीक है, वही सब क्वेश्चन। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? विधान परिषद, विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति, राज्यपाल के प्रति, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं ये सब आपको पता ही है। पहले आप लोग बना लीजिए, उसके बाद हम जो है इसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आपको हमने PDF शेयर कर दिया है, और जब आप लोग अच्छे से बना लेंगे, जब अपना दिमाग लगाएंगे, तब जा करके फिर मैं बताऊंगा, तो अच्छे से आपके दिमाग में एडजस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान ही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैं क्वेश्चन देख लूं कितना है। आप लोग पहले अपने मन से बनाइएगा, 42 क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे, और नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको सर रहने दीजिए, सर ज्यादा MCQ करवाइए नेक्स्ट डे। हाँ, सभी लोग बोल रहे हैं सर रहने दीजिए, रहने दीजिए, दूसरे दिन करवाइएगा। ठीक है, कल आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं कल सॉल्व करूं। हाँ, सभी लोग बोल रहे हैं कल के लिए रहने देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, आंसर की मैं आपको भेज दूंगा, मिला लीजिएगा। कि आप देखिए, इससे क्या होगा कि मैं अभी बता दूंगा तो आपको मतलब फिर मजा नहीं आएगा, फिर आप लोग को दिमाग पे जोर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ाया आपको, और फिर आप लोग जब बनाएंगे तब फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो भी लोग जुड़े उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग नहीं जुड़े बाद में भी आराम से देखिए, और उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।